नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में, जहां हर खबर सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आपके सामने पेश की जाती है। यहां हर मुद्दे की गहराई में जाकर खुलासे किए जाते हैं, समझाए जाते हैं वो सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज का हमारा एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है जो आपकी सोच को हिला देगा, जो आपको जोड़े रखेगा हर खबर के साथ। आज की इस खास पेशकश में हम खुलासा करेंगे बिहार की सबसे हॉट सीट राघोपुर की उस सियासी कहानी का, जहां विरासत और विद्रोह आमने सामने हैं। आगे दिखाएंगे एक दलित युवक की दर्दनाक हत्या के बाद उठते वो सवाल जो हमारे सिस्टम और संवेदना दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। और आगे बताएंगे गुजरात के सियासी विस्तार के पीछे का असली प्लान कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2027 का चुनावी बिसात अभी से बिछा दी है। और अंत में दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के छात्रों को दीपावली से पहले मिला करोड़ों का गिफ्ट। जानिए किसके खाते में पहुंचा योगी सरकार का स्कॉलरशिप बम। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ये नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार, उप मुख्यमंत्री बने हर्ष साध्वी मंत्री पद की ली शपथ। बिहार चुनाव में राहुल लालू कंपनी का सुपड़ा साफ होगा, छपरा रैली में बोले अमित शाह। गोरखपुर, चंदौली, अलवर से लेकर दिल्ली तक जहरीली मिठाई जब्त, दीपावली से पहले बड़ा एक्शन। गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से भरा नामांकन, आरजेडी के विरोध मिश्रा से होगा सीधा मुकाबला। छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 नक्सलियों का सरेंडर, संविधान हाथ में लेकर पुलिस को सौंपे हथियार। फतेहपुर पहुंचे राहुल गांधी, दलित पीड़ित परिवार से की मुलाकात। यूपी के छात्रों को मिला दीपावली गिफ्ट, सीएम योगी ने जारी की करोड़ों की छात्रवृत्ति। आईपीएस सुसाइड केस में पीजीआई ने एसआईटी को सौंपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गोली लगने से हुई मौत। धनतेरस से पहले चांदी में बड़ी गिरावट, सोने के बड़े दाम, 1,29,580 पहुंचा गोल्ड। लगातार तीसरे दिन बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 476 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,700 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। बिहार की सियासत में फिर से गर्म है और इस बार दांव पर राघोपुर सीट है। वो सीट जिसे कभी लालू यादव ने अपने दम पर गढ़ा था और जिसे अब तेजस्वी यादव अपनी विरासत का सबसे बड़ा किला मानते हैं। लेकिन क्या इस बार भी राघोपुर तेजस्वी गढ़ बन पाएगा या 2010 की तरह फिर से कोई सतीश यादव सेंध लगा देगा? और वो प्रशांत किशोर जो खुद सीधा मुकाबला करने का दावा कर रहे थे, मैदान से ही गायब हो गए हैं। तो क्या तेजस्वी को अब दो सीटों से लड़ने की जरूरत नहीं रही? आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सबसे दिलचस्प मुकाबले में से एक राघोपुर सीट फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तीसरी बार इस सीट से नामांकन दाखिल किया है। साथ ही साफ किया है कि वो सिर्फ एक ही सीट से यानी कि राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ना कि दो जगह से। नामांकन के समय राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव के साथ पूरा लालू परिवार मौजूद रहा। पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, बहन सीमा भारती और सबसे भरोसेमंद सहयोगी संजय यादव। भीड़ भी कुछ जुटी और संदेश भी साफ था कि हम सिर्फ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं जितना 2015 और 2020 में था, क्योंकि सामने दो पुराने विरोधी भारतीय जनता पार्टी के सतीश यादव और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार चंचल सिंह। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहले खुलकर कहा था कि अगर तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें 2 सीटों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब खुद प्रशांत किशोर मैदान से बाहर हैं और अपनी पार्टी जन स्वराज की तरफ से चंचल सिंह को मैदान में उतार दिया है। चंचल सिंह कौन है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। चंचल सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं, व्यवसायी हैं, होटल और रियल एस्टेट का कारोबार, कभी जेडीयू के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव थे। राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार की टीम से की थी। अब प्रशांत किशोर का दांव जो तेजस्वी के खिलाफ खड़े हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सतीश यादव को मैदान में उतारा है। ये वही नेता जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को राघोपुर से हराया था। हालांकि 2015 और 2020 में वो तेजस्वी यादव से हार चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि तीसरी बार बाजी पलट सकती है, खासकर तब जब चिराग पासवान भी अपनी पूरी ताकत एनडीए के साथ झोंकने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको राघोपुर सीट की जमीनी हकीकत भी जानना जरूरी है। 31% यादव वोटर लालू परिवार का पारंपरिक वोट बैंक है। 18% दलित वोटर हैं, जिसमें 6% पासवान समुदाय से आते हैं। 18 के आसपास राजपूत वोटर। अब 2 उम्मीदवार हैं, चंचल और सतीश, दोनों इसी वर्ग में। बाकी में ब्राह्मण मुस्लिम वोटर लगभग 3-3% हैं। जाहिर है राघोपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि एक सोच की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ है लालू परिवार की विरासत तो दूसरी तरफ है नए दावेदारों की चुनौती। क्या तेजस्वी यादव इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर चुपचाप तैयारी कर रहे चंचल सिंह कोई नई कहानी लिखेंगे? वोटर का मन क्या है, ये अब की बार सिर्फ जाति नहीं भरोसे और उम्मीदों से तय होगा, क्योंकि अब बिहार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो अपना भविष्य चुन रहा है। सियासत के इस रण में क्या होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि राघोपुर की सीट इस बार भी बिहार की सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। क्या दलितों को अब भी इस देश में न्याय की राह पर डर कर चलना होगा? क्या राजनीति इंसानियत से बड़ी हो गई है? और सबसे अहम बात कि क्या सच को दबाने की कोशिश लोकतंत्र के गले में फांस बन जा रही है? जी हां, रायबरेली की दर्दनाक घटना ने एक बार फिर देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। हरिओम वाल्मीकि एक दलित युवक जिसे चोर समझकर भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। पोस्टमार्टम से पहले ही समाज मर चुका था और अब सियासत इस लाश पर अपनी रोटियां सेक रही है। ये सचमुच न्याय के लिए आवाज उठा रही है? ये सवाल आज देश के सामने है। आपको बता दें, हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने आज शुक्रवार को नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे, लेकिन परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने से पहले ही वहां पोस्टर चिपकाए गए जिन पर लिखा था, दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ, गिद्ध बनकर मरड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। हालांकि राहुल गांधी ने दावा किया कि परिवार ने उनसे लगभग 30 मिनट तक बात की और अपना दर्द बयां किया। हरिओम के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया था। इस पर राहुल गांधी ने कहा, मैं परिवार से मिला हूं और मेरी उनसे लगभग आधा घंटा बात हुई है। परिवार ने मुझे अपनी तकलीफें बताई, हालांकि ये मायने नहीं रखता कि वो मिलना चाहते हैं या नहीं। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरिओम के परिवार को धमकाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया। जी जी, मैं वहां गया जी, और आज मैं यहाँ आया हूँ जी। क्राइम परिवार ने नहीं किया जी, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी, और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए।
वहीं दूसरी तरफ मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी पूरी मदद की है। योगी सरकार ने मृतक की बहन को संविदा पर नर्स की नौकरी दी है। आपको बता दें 2 अक्टूबर की सुबह रायबरेली में रेलवे ट्रैक के किनारे 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि का शव मिला था। बताया गया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अपने परिवार से मिलने आ रहा था। गांव वालों ने उसे चोर समझकर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा, हाथ बांध दिए गए, अधमरा कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। सुबह उसका शव मिला जहां शरीर पर पिटाई के नीले नीले निशान थे, छाती और सिर पर गंभीर चोटें थीं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और 13 लोगों को जेल भेजा गया। थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और सुरक्षा देने का कदम उठाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीतिक घमासान की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने फतेहपुर पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गांव में पोस्टर चिपका दिए गए। परिवार के छोटे भाई शिवम वाल्मीकि ने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दल से नहीं मिलना चाहते। उन्हें सरकार से मदद मिली है और सरकार पर पूरा मदद का भरोसा है। लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि उन्होंने लगभग 30 मिनट तक परिवार से बात की और परिवार सरकार से डरा हुआ है, धमकाया जा रहा है, वीडियो बनाकर बयान दिलवाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी गुप्त रूप से आर्थिक मदद दी है। वहीं परिवार सरकारी सहायता और योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात कर रहा है। वहीं राहुल गांधी ने दलित उत्पीड़न पर NCRB रिपोर्ट का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताया है और मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार की रक्षा व सम्मान की अपील की है। जाहिर है हरिओम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हत्या के बाद जो हंगामा मचा है वो बता रहा है कि मौत से बड़ी राजनीति क्या होती है। न्याय की बात सब करते हैं पर किसी को न्याय की परिभाषा नहीं पता। दलित होना अब भी सबसे बड़ा खतरा है और शायद सबसे आसान बहाना भी राजनीति चमकाने के लिए, संवेदनाएं बटोरने के लिए। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है कि हरिओम के साथ जो हुआ क्या वो सिर्फ एक अपराध था या हमारी सोच का आईना। क्योंकि मुद्दा सिर्फ हत्या का नहीं, मुद्दा उस चुप्पी का है जो तब टूटती है जब कोई कैमरा ऑन होता है। आपके विचार क्या हैं? आप क्या मानते हैं कि हरिओम वाल्मीकि को पूरा न्याय मिल पाएगा? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गुजरात की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में मंत्रिमंडल का अब सबसे बड़ा विस्तार किया गया। आज न सिर्फ चेहरों में बदलाव हुआ बल्कि पूरे राज्य का सामाजिक और राजनीतिक संतुलन फिर से लिखा गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नई टीम गुजरात की राजनीति को नई दिशा देगी या बस एक सियासी सफर बनकर रह जाएगी? और क्या 2027 का रण अभी से शुरू हो चुका है? आपको बता दें, गुजरात की राजनीति में आज शुक्रवार को एक नया अध्याय जुड़ गया जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में 26 मंत्रियों की नई कैबिनेट ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ ली। इस विस्तार को न सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी है। इस कैबिनेट विस्तार में जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का भरपूर ध्यान रखा गया है। कुल 26 मंत्रियों में 19 नए चेहरे, 3 महिलाएं, 8 OBC, 3 SC, 4 ST और पाटीदार समाज से खुद CM समेत 8 मंत्री शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि कभी सबसे युवा मंत्री रहे हर्ष संघवी अब राज्य के डिप्टी CM बनाए गए हैं, जो एक साफ संदेश है कि पार्टी युवाओं को आगे लाकर सरकार में नई ऊर्जा भरना चाहती है। आपको बता दें, इस नई टीम में कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। कुल 9 पुराने मंत्रियों को हटाया गया है जबकि 6 पुराने चेहरों को फिर से जगह दी गई है, जिसमें हर्ष संघवी, ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, कुंवरजी बावलिया, परसोत भाई सोलंकी, प्रफुल्ल पानसेरिया फिर से शामिल हुए। कई नई एंट्री में सबसे चर्चा में हैं रिवाबा जडेजा, भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी, पहली बार मंत्री बनी। दर्शन बाघेला अहमदाबाद से,
गुजरात में पिछले कई सालों से देखा गया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के कई महीने में ही कैबिनेट में बड़े बदलाव होते हैं। 2016 में आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था। 2021 में विजय रूपाणी के बाद पूरी कैबिनेट बदली गई और अब 2025 में फिर अक्टूबर में ही नई कैबिनेट बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि ये बदलाव सिर्फ चेहरे बदलने के लिए नहीं, बल्कि नई सोच, नई ऊर्जा और नए नेतृत्व को लाने के लिए हैं। जाहिर है, गुजरात में आज जो हुआ वह सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार नहीं था, ये एक राजनीतिक सर्जरी थी जो आने वाले चुनाव से पहले सरकार को नए चेहरे, नए मिजाज और नई ताकत देने का प्रयास है। क्या भूपेंद्र पटेल की ये नई टीम 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उसी आत्मविश्वास के साथ सत्ता में लौटा पाएगी या फिर ये बदलाव सिर्फ नामों तक सीमित रह जाएगा? सवाल अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि गुजरात की राजनीति ने आज फिर करवट ली है और ये करवट आने वाले समय में बड़ा असर दिखाएंगे। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। इस बार दीपावली पर सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के चेहरे पर भी रोशनी फैलेगी। जी हां, दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के लाखों ओबीसी छात्रों को योगी सरकार खास तोहफा देने जा रही है, जो सिर्फ पैसे नहीं, उम्मीद, आत्मविश्वास और भविष्य की नींव रखेगा। आपको बता दें, आज शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन स्थित ओडिटोरियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के खाते में भेजी। इस कार्यक्रम के तहत 4.83 लाख छात्रों को 126.68 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इससे पहले चरण में 2.5 लाख छात्रों को 62.13 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। इस तरह कुल मिलाकर 7.33 लाख छात्रों को अब तक योजना से लगभग लाभ मिल चुका है। पहले छात्रवृत्ति दिसंबर, जनवरी में आती थी, अब योगी सरकार ने इसे सितंबर में ही शुरू कर दिया था। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को समय पर सहायता मिलेगी और पढ़ाई किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। जाहिर है, अब छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आधार से जुड़े बैंक खाते के जरिए होती है। इससे ना कोई बिचौलिया बीच में है, ना ही किसी अधिकारी की मनमानी। स्कॉलरशिप सीधे छात्रों के खाते में जाती है। इससे छात्रवृत्ति से गरीब छात्रों को समय पर आर्थिक मदद मिलेगी और छात्रों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। देखा जाए तो ओबीसी छात्रों के खाते में करोड़ों की स्कॉलरशिप भेजकर योगी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि पढ़ाई और प्रगति में अब कोई आर्थिक रुकावट नहीं होगी। सवाल ये नहीं कि कितने छात्रों को स्कॉलरशिप मिली, सवाल ये है कि क्या अब हर जरूरतमंद छात्र तक ये मदद पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल उम्मीदों को पंख देने जैसी है। तो आज की इन 4 बड़ी कहानियों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सियासत में विरासत के साथ साथ अब भरोसे की परीक्षा है। न्याय की तलाश अब नारे नहीं, नियत मांगती हैं और पढ़ाई में स्कॉलरशिप सिर्फ पैसा नहीं, बच्चों का भविष्य होती हैं। अब आपकी बारी है इन सवालों पर सोचने की और जवाब तलाशने की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों, कुछ जरूरी जवाबों और कुछ ऐसे ही अहम कहानियों के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।